हेलो फ्रेंड्स। आधुनिक भारत के इतिहास में जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था बिहार, मैसूर और पंजाब राज्यों में, उससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं। इस विषय से संबंधित दो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसे जाकर देखिए और जितना भी आपका डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाएगा। हमने इसे चैप्टर से संबंधित 150 के आसपास प्रश्नों को लिया है, जिसका 100 प्रश्न ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग 50 से 60 प्रश्नों को देखेंगे और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान किया था? किस मुगल बादशाह ने किया था? यानी कि 1733 में वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी सूबेदारी बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान किया था? वो कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? यदि जिसे न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि इसे छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट कर प्राण ले सकती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अलवर्दी खां का यह कथन है। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर, यानी कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रनगर की किलाबंदी सुदृढ़ करने के विरोध करने पर बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो और तुम्हें किले की क्या जरूरत है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं के क्या भय है? ये कथन किसका है? ये कथन अलवर्दी खां का होगा। ऑप्शन सी हमारा सही है, अलवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? यानी कि वो पहले उसका सपोर्टर था ये, अब जैसे उसको कैसे भगाएगा भाई? एक बार उसका सपोर्ट किया, दोबारा कैसे भगा दोगे? यानी कि वो उनके समुद्र में आग लग जाएगी, ऐसा उनके एक वक्तव्य किया गया है। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन हमारा बी सही, सॉरी ए सही होगा, अलवर्दी खां का यह कथन था कि वो चाहता तो मुगल क्या बोलते हैं अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो दोनों मिलकर साथ में काम किए थे, इसीलिए वो उसको निकाल नहीं पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने पर विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले इसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? ये कथन किसका है? ये कथन अलवर्दी खां का है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये पर उत्तराधिकारी किसका कौन था? उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ऑप्शन ए सही होगा, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? ऑप्शन ए है हमारा, सॉरी, प्रश्न कथन एक है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी करना, सही है। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना, यह भी सही है। और भगौड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, यह भी, यानी कथन तीनों सही है। इस तरह ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 108 है, सुमेलित करना है कौन सी घटना किस तिथि को हुई थी? कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला अधिकार कब किया था? तो ये ऑप्शन हमारा ए का ए सही है, 15 से 20 जून 1776 को किया था। काल कोठरी की त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? ये 9 फरवरी 1757 को हुई थी। और पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 का होगा। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ए का ए होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, क्या बोलता है, शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग, यानी कि साबत जंग का मतलब होता है युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि और कुछ क्षेत्र की जिम्मेदारी दिलवाई। यानी कि शाह आलम द्वितीय से मीर जाफर ने क्लाइव को एक जमींदारी दिलवाई थी। वो क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का नाम क्या है? मतलब किस क्षेत्र का जमींदारी क्लाइव को दिया गया था? मीर जाफर ने दिया था। किससे लेकर? तो शाह आलम द्वितीय से लेकर। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा,
24 परगना का जो क्षेत्र है ना वो क्लाइव को दे दिया गया, उसकी जमींदारी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने, ठीक है, मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। इस तरह ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा अधिकारियों का अनादर करते हैं, उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। यह कथन किस बंगाल के नवाब का है? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, मीर कासिम का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? यानी बंगाल के किस एक नवाब ने 2 वर्षों के लिए जो व्यापार करने के लिए जो कर लगता था ना, जो चुंगी लगती थी बंगाल में, उसको समाप्त कर दिया सभी के लिए। ठीक है, तो वो कौन था? तो मीर कासिम हमारा ऑप्शन सही था। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वहां पर बंगाल में दस्तक प्रथा थी, दस्तक प्रथा के तहत सिर्फ करों के छूट सिर्फ अंग्रेजों को दिया गया था और जो भारतीय व्यापारी थे उनको ये छूट नहीं मिला था, और इसका दुरुपयोग जो थे ना वो अंग्रेज करते थे। इसीलिए वो गुस्सा होकर, जो कासिम है गुस्सा होकर, वो उसने सबको मतलब दस्तक प्रथा को खत्म कर दिया, यानी सबके लिए बराबर है, किसी को कर नहीं देना है, किसी को चुंगी नहीं देना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है, ये कौन सा कथन इसमें से सही है? शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए गए, सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिल गई, ये भी सही है। और हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इस तरह कथन हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी, किनके बीच हुई थी? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। यानी प्रथम कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम जो संधि हुई थी वो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई थी, और द्वितीय कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी आपका सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। ये सुजाउद्दौला अवध का नवाब है और ये शाह आलम द्वितीय क्या था? मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर प्रश्न है कि कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया है? यानी कहने का मतलब है कि कर्नल क्लाइव का गधा या सियार किसे कहा गया है? तो ऑप्शन हमारा बी सही है, मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या सियार कहा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 116 है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, मुबारकुद्दौला ने बंगाल के नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उनको उल्लेखित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर प्रश्न है कि कर्नल माल्सन ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह जो दिया है वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें से वह जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मीर जाफर के लिए बोला गया है। यानी बोला गया है कर्नल ये माल्सन जो है ना, माल्सन ने कहा है कंपनी के जो भी अधिकारियों से कि तुम जितना लूटना है तुम लूटो बंगाल को। वह यानी जिसको गद्दी पर बैठाया है, मीर जाफर को अंग्रेजों ने गद्दी पर बैठाया था प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हारने के बाद, तो बोला कि इसको अंग्रेजों ने बैठाया है तो जितना हो सके लूटपाट करो, ये कुछ बोलने वाला नहीं है, जितना जब भी उससे मांगोगे वो दे देगा। यानी कि उसके लिए जब उसके थाली में हाथ डालो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तो ये जो बात कही गई है वो मीर जाफर के लिए कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए थे? तो किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर प्रश्न है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो आरकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? किसने कहा था? तो ये हैदर अली ने कहा है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यानी कि वह अंग्रेजों को पहले आरकाट से
बाहर निकालेगा, फिर पूरी तरह भारत से इसको बाहर निकाल देगा, ये हैदर अली ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन को सुमेलित करना है। युद्ध और संधि किस संधि के तहत समाप्त हुआ है? ठीक है, तो ए में है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? ये 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। तो ए का ए सही है। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से लेकर 84 तक हुआ था। और ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये भी सही है। बी का 2 सही है। और तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ है वो 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ है। और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ है। इस तरह ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है कि ये युद्ध के समय कौन सा ब्रिटिश अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, किस युद्ध के समय? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जनरल स्मिथ कर रहा था, ये सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जनरल आयरकुट कर रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मेजर जनरल मेडोज कर रहा था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जनरल स्टुअर्ट कर रहा था। इस तरह ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर प्रश्न है कि हैदर अली की मृत्यु जो 1782 को हुई थी, किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो 1780 से लेकर 1784 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की जो संधि हुई थी 1784 में, इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जब समाप्ति हुआ था मंगलौर की संधि के तहत, जो कि 1784 का हुआ था, तो अंग्रेजी सेना की ओर से मद्रास के उस समय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, लॉर्ड मैके रीने थे। लॉर्ड मैके रीने ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो मंगलौर की संधि हुआ था उस पर हस्ताक्षर किया था। प्रश्न संख्या 124 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1772 से लेकर 1785 तक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक है? 86 से लेकर 93 तक है। सर जॉन शोर का कार्यकाल कब तक है? ये 1793 से लेकर 99 तक है। और लॉर्ड बेलेजी का कार्यकाल कब तक है? 1799 से लेकर 1805 तक है इसका कार्यकाल। आपको कार्यकाल भी याद रखना, जब तक कार्यकाल याद नहीं होगा तब तक उसके कार्यकाल में कौन सी घटनाएं हुई हैं उनका को रटना पड़ेगा, अब फिर ज्यादा दिन तक वो याद नहीं रह पाएगा। कार्यकाल कब से कब तक था वो आपको जरूरी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच जो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई के तहत क्या क्या हुआ था? यानी कि टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1792 में, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि की तरह समाप्त हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ था? तो कथन एक है, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ये ऑप्शन सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा, ये भी सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये गलत बात है। ये तो हुआ था आपका सहायक संधि के तहत, जो कि 1799 में हुआ था। और अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा टीपू सुल्तान को, ऑप्शन डी भी सही है। इस तरह ऑप्शन हमारा 1, 2 और 4 सही है। किसमें है? ऑप्शन सी में है, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ मतलब कि संपर्क स्थापित किया था? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को अपने देश से बाहर करने के लिए किन किन देशों से मदद लिया था? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सभी देशों से। यानी फ्रांस से भी मदद लिया था, अरब से भी लिया था, अफगानिस्तान से भी, मॉरिशस से भी और तुर्की से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 127 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था, सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत किया था, यह भी सही है।
टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था, यह भी सही है। और फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी 1789 में की सफलता से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था, ये भी सही है। और स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था तथा अपने को अपने आप को नागरिक टीपू कहा था उसने। इस तरह ऑप्शन हमारा डी सही होगा। 1 2 3 4 सभी कथन इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ट्रावणकोर के जो सम्राट थे वो शामिल थे, हैदराबाद का निजाम शामिल था, मराठे शामिल थे और अंग्रेज शामिल थे। और एक तरफ कौन थे? एक तरफ मैसूर था, टीपू सुल्तान था, और दूसरी तरफ ट्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 को हुआ था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ये सही है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का पूर्ण विजय हुआ और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी सही है। और कथन 3 है कि वाडयार वंश के एक बालक थे, कृष्ण राज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि ला दी गई, ये ऑप्शन कथन 3 भी सही है। इस तरह ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इनमें से सभी कथन जो है वो टीपू सुल्तान के बारे में यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में सही है। 130 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि यह किसका कथन है, मैं अंग्रेजों के अस्सल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, यह कथन किसका है? यह कथन टीपू सुल्तान का है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति है यानी प्रचलित युक्ति है, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, ये कथन किसका है? ये फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। ये भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन इसमें से सही है? सिखों के प्रथम गुरु नानक देव, हाँ सही है। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे, ये भी सही है। उनका जन्म तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में हुआ था, कथन 1 सही है। ठीक है। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव का मूल नाम लहना था, कथन बी भी सही है। कथन 3 है, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, सही है, जिस पर अमृतसर नामक तालाब बनवाया गया था, कथन 3 भी सही है। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से अभी प्रसिद्ध है की नींव रखी थी, किसने? अर्जुन देव ने। और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई थी, ऑप्शन कथन 4 भी सही है। इस तरह ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से सभी कथन सही हैं। यानी इसको एक बार देख लीजिएगा, दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत सारे इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन है इस एक प्रश्न से। प्रश्न संख्या 135 है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था? ये किस सिख गुरु ने कहा था? तो गुरु अर्जुन देव ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग बेलेजिली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? यानी कि राज्यों को अपने अंग्रेजी सेना में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? सहायक संधि किए थे, ये तो सही है। समावेशन किए थे, ये भी सही है। और युद्ध भी किया था, ये भी सही है। कौन सा नहीं किया था? ऑप्शन में दिया है, कौन सा नहीं करना है क्वेश्चन में है, तो ऑप्शन डी सही होगा हमारा, यानी धोखेबाजी जो था उसने नहीं किया था। यानी तीनों ये काम किया था, सहायक संधि भी किया था, समामेलन भी किया था और युद्ध भी किया था। प्रश्न संख्या 135 है, कौन सा कथन सही है? सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की तथा अमृतसर की किलाबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू पेशवा बनाया, कथन 1 सही है। हरगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम क्या था? त्यागमल था तथा उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से तेग बहादुर की हत्या करवाई थी
और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया गया था। इस तरह ऑप्शन हमारा कथन कथन हमारा 1 2 3 4 सभी कथन सही हैं। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, इनमें सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी। आपको ध्यान रखना है कि जो तेग बहादुर थे, जो पुरानी दिल्ली है ना, चांदनी चौक, वहीं पर इनका शीशगंज गुरुद्वारा वहीं पर है, चांदनी चौक के पास ही। 136 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिरे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ये किस सिख गुरु ने कहा था? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, गुरु तेग बहादुर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 137 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा या बाकला के बाबा कहा गया है? किस सिख गुरु को कहा गया है बाकला द बाबा और बाकला के बाबा? ये कहा गया है गुरु तेग बहादुर को कहा गया है। ऑप्शन हमारा सी सही था। प्रश्न संख्या 138 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के कथन में क्या सही है? मैंने गुरु गोविंद सिंह के बारे में दिया है, कथन कौन सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए थे, गुरु गोविंद सिंह ने, सही है। मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया है, सही है। 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए थे, ये भी सही है। और उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान तथा प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया था। इस तरह ऑप्शन हमारा डी सही होगा, सभी कथन इसमें सही है, चारों कथन सही है, ऑप्शन डी सही है हमारा। 139 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो दशम ग्रंथ ये भी है, चंडी चरित्र ये भी है, विचित्र नाटक ये भी है और जफरनामा ये भी है। यानी चारों जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, ये गुरु गोविंद सिंह से ही संबंधित है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 1 2 3 4 सभी पुस्तकें जो है वो गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। 140 नंबर प्रश्न है, मुखलिसपुर में लौहगढ़ नामक मजबूत किला किसने बनवाया था? यानी कि मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौहगढ़ का मजबूत किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनाया था, वीर बंदा बैरागी भी इसका नाम है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 141 है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही होगा, फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। प्रश्न संख्या 142 है कि सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया था? खालसा दल की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना किया था। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा दल की स्थापना किसने किया था? तो कपूर सिंह ने किया था। प्रश्न संख्या 143 है, रणजीत सिंह जिसे कार्यकाल 1772 से लेकर 1839 तक था, कि शासन काल में अनेक विजय युद्ध लड़े थे, उनके द्वारा विजित स्थानों का कालानुक्रम सजाना है, यानी उनका कालक्रम सजाना है, किस किस प्रदेश को पहली बार जीता था? इस ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी कि सबसे फर्स्ट लाहौर को जीता था, फिर अमृतसर को, उसके बाद कांगड़ा को और लास्ट में कश्मीर को। इस तरह ऑप्शन हमारा ए सही होगा, लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर। प्रश्न संख्या 144 है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? मैंने किस क्षेत्र को जीतने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था रणजीत सिंह ने? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, लाहौर को जीतने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था, इसीलिए हम लोग महाराजा रणजीत सिंह नाम दिया गया इनको। 145 नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? किस युद्ध के समय? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, अमृतसर की विजय अभियान के समय जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी गुरु महाराजा रणजीत सिंह को। प्रश्न संख्या 146 है, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी और अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी थी? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, भंगी मिसल से उन्होंने छीना था, भंगी मिसल से छीना था। प्रश्न संख्या 147 है, मिलान करना है रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और जिससे संधि की गई थी। अमृतसर की संधि किसके समय में की गई थी? तो लॉर्ड मिंटो के समय में की गई थी, सही है। रोपड़ की संधि 1831 में की गई थी, किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेटी के समय में की गई थी। और त्रिपक्षीय जो संधि 1836 में हुई थी, वो किसके बीच में की गई थी? लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा के बीच में की गई थी। इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3।
प्रश्न संख्या 148 है, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी, किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? तो कौन सी नदी थी? तो सतलज नदी। यानी कि जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, सतलज नदी के पश्चिम में महाराजा रणजीत सिंह रहेंगे और उनका विस्तार पूरब के साइड में नहीं होगा। इनका यानी कि सीमा बना दिया गया, सतलज नदी को सीमा बना दिया गया रणजीत सिंह के लिए। प्रश्न संख्या 149 है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में संबंधित विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था। इनमें से कौन कौन शामिल थे? इसमें से सभी शामिल थे। बस्तुरा भी शामिल थे, अलार्ड भी शामिल थे, कोट और गार्डनर भी शामिल थे और एबी टेबल भी शामिल थे। इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा। 1 2 3 4 सभी इसमें ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 150 है, पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह थे। ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 में हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 के समय में हुआ था, पंजाब राज्य का शासक उस समय कौन था? तो उस समय ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दलीप सिंह थे उस समय। प्रश्न संख्या 152 है, सुमेलित करना है, लाहौर की संधि कब हुई थी? ये लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय हुई थी। भैरवाल की संधि कब हुई थी? ये भी हुआ था आपका 1846 में हुआ था। और पंजाब का अंग्रेजी सत्ता में विलय कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। इस तरफ से हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय जो कि 1843 में हुआ था अंग्रेजी राज्य में किया गया था? उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे जब सिंध का विलय किया गया था? तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, लॉर्ड एलन बरो के समय में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, सर चार्ल्स नेपियर के सहयोग से ही एलन बरो ने सिंध विजय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 है, बेलेजिली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के कालक्रम सजाना है। तो सबसे पहली बार हैदराबाद ने किया था, सही है। फिर मैसूर ने किया था, तंजौर ने किया था, अवध ने किया था और पूना के पेशवा ने किया था। इस तरह ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 1 2 3 4 सबसे पहली बार हैदराबाद, द्वितीय में मैसूर ने किया था, तृतीय में तंजौर ने, चतुर्थ में अवध ने और पांच में सबसे लास्ट में कौन किया था? तो पूना के पेशवा ने किया था ऑप्शन के अनुसार। प्रश्न संख्या 156 है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया गया है? सहायक संबंध मतलब सहायक जो संधि हुआ था उसके संबंध में किसने, ये कथन किसका है कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया गया है? तो ये ऑप्शन हमारा ए सही होगा, लॉर्ड बेलेजली के कथन है ये। यानी कि इसके नीतियों के कारण जो भी यहाँ के जो भारतीय राज्य थे उनकी जो भी मतलब की उनका कार्य था उनको शून्य कर दिया था। यानी कि वो कोई भी कार्य करेंगे तो बिना अंग्रेज की मदद से करेंगे ही नहीं, अपने मन से कुछ नहीं करना है। प्रश्न संख्या 157 है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने और कंपनी उनकी सहायक बनी? ये कथन किसका है? ये कथन हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कार्ल मार्क्स का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, डुप्ले था जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता पूछा जाएगा तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, डुप्ले होगा। यदि पूछा जाएगा कि अंग्रेजों में किस गवर्नर जनरल ने, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को लाया था, तो उसमें हो जाएगा हमारा बेलेजिली। लेकिन प्रश्न यदि ऐसे रहेगा कि भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, तो हो जाएगा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159 है, सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो कौन किया था? तो लॉर्ड बेलेजिली किया था। ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 160 है, मिलान करना है कि पिंडारियों के दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। ठगों का दमन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था विलियम बेटी के काल में, गवर्नर जनरल जो थे उस समय। और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव क्या है? ये भी विलियम बेटी की तरह होगा। यानी इस तरह ऑप्शन हमारा ए सही होगा। यानी ए का 1 पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। और ठगों का दमन हुआ था विलियम बेटी के समय में। और मैकाले का शिक्षा नीति जो 35 में आया था विलियम बेटी के समय में हुआ था। प्रश्न संख्या 161 है, मिलान करना है
समाचार पत्रों पर प्रतिबंध का समाप्ति किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा इसका ए का 4 हो जाएगा। चार्ल्स मेडकॉफ ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था। ठीक है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस समय में हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। बी का दूसरा हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। इस तरह ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट प्रश्न है 162 नंबर प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यानी अब गोद नहीं लिया जाएगा, तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी होगा। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट है, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाना है। यानी कि जैसे जैसे उसने जब्ती प्रणाली के तहत राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य के रूप में मिलाया था, उससे संबंधित है क्वेश्चन ये, उसको क्रम बताना है। तो सबसे पहली बार 48 में किया था सतारा को, संभल और जैतपुर को 49 में किया था, बघाट को 50 में किया था, उदयपुर का 52 में, झांसी का 53 में और नागपुर को भी 53 में किया था। इस तरह ऑप्शन हमारा ये सही होगा। सीक्वेंस से यही है, पहले सतारा, फिर संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है 164 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? ये 1816 में हुई थी, सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824-26 में हुआ था, ये भी सही है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? ये 1852 में हुआ था, डलहौजी के समय में हुआ था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885-86 में हुआ था। कौन था? यानी कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी समय हुआ था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। आप कमेंट में बताइए कि उस समय क्या बोलते हैं, भारत का वायसराय कौन था उस समय? 1885-86 में वायसराय कौन था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यानी कि सुगौली की जो संधि है 1816 में हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच में हुई थी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में और तृतीय आंग्ल बर्मा हुआ था 1885 से 86 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, लाहौर। ठीक है, तो पंजाब, मैसूर और बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था और उससे संबंधित जो भी घटनाएं हुई थी, उससे संबंधित जितना भी प्रश्न बना हमने उसको पढ़ लिया है एमसीक्यू के रूप में। तो हमें मतलब कि नहीं लगता कि इससे बाहर जो भी इन तीनों राज्यों से यदि प्रश्न आते हैं तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। आपको ज्यादा इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए सही है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।